अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़कात एंड उशर का चैप्टर, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है हमारी सेल्स टैक्स की बुक का। इस चैप्टर के अंदर हम ज़कात के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंडली हम इसके बारे में उशर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा टैक्स क्या जो है वो हमें गाइड करता है इसके हवाले से। बिगनिंग विद द डेफिनेशंस ऑफ द ज़कात। अगर हम देखें तो ज़कात जो है हमें सेक्शन 2 जो है हमारा उशर ऑर्डिनेंस 1980, ज़कात एंड उशर दोनों का एक मुकम्मल एक ऑर्डिनेंस जो है वो आया था 1980 के अंदर, और उसका सेक्शन 2 जो है वो डिफ़ाइन करता है और मुख्तलिफ डेफिनेशंस देता है। इस हवाले से अगर हम गौर करें तो इसके अंदर जो है वो टोटल 32 डेफिनेशंस जो हैं वो बताई गई हैं। तो ज़कात एंड उशर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन तमाम डेफिनेशंस के समझ में आना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अहम भी हैं। सेकेंडली, आप जानते हैं कि ऑर्डिनेंस वो होता है जो डायरेक्टली सदर के साइन के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि एक नॉर्मल जो लॉ होता है हमारा वो सबसे पहले असेंबली में जाता है, उसके बाद जो है वो सेनेट एंड देन अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। जबकि ऑर्डिनेंस इस तरह के होते हैं कि जो डायरेक्टली और प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और साइन होकर फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल की, जो कि सेक्शन 2I जो है इसमें डिफ़ाइन किया जाता है कि इस तरह का इंसान होता है जिसको सेक्शन 13 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, जिसके अंदर ऑफिसर हो सकता है, ऑथराइज हो सकता है, जिसका काम यह है कि वो प्रैक्टिस करेगा या वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। वो तमाम ऑर्डिनेंस 1980 के अंदर जो डिफ़ाइन की गई हुई हैं फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल है उसकी जो भी ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं 1980 के ऑर्डिनेंस के अंदर वो उसके मुताबिक जो है वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट वी हैव जी एन्युटी। एन्युटी डिफ़ाइन होती है जी सेक्शन 2 के अंदर। इसका मतलब ये है कि कुछ ये इस तरह की पीरियोडिकली रकम होती हैं जिसको हम एन्यूटेंट यानी कि उस बंदे को कहते हैं कि जिसको एन्युटी मिल रही है, यानी कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पे कर रही है। उसकी ज़िंदगी के अंदर फ़िक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 साल 10 साल जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर्स फ़िक्स किए गए हैं उसके लिए मिलेगी। और पोस्टल एन्युटीज़ जो हैं, यानी कि जितनी भी बाद में एन्युटीज़ के बाद भी जो उसे अमाउंट मिलनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो डिफ़ाइन की जाती है। इसके बाद आ जाते हैं जी एसेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एसेट का मतलब होता है कि वो तमाम असासाजात जिनके ऊपर जो है वो ज़कात वाजिब हो जाती है 1980 ऑर्डिनेंस सेक्शन 2(3) सब सेक्शन के अंडर, यानी कि वो तमाम असासाजात जो है जिनके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी अतियात। एनी अतिया मीन्स वॉलंटरी डोनेशंस। आपने अक्सर देखा होगा कि अतिया बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि अपनी मर्ज़ी से खैरात करना, ज़बरदस्ती नहीं है इसमें। देखें, ज़कात वाजिब है, अतिया वाजिब नहीं होता। अतिया आप अपनी मर्ज़ी से पे करते हैं। तो जी अतिया और ज़कात और उशर को निकाल के ज़कात फर्म्स जो हैं उनको अतियात के तौर पे भी रेफ़र किया जाता है और सदक़ात नफ़ीला के तौर पे भी, यानी कि सदक़ात जारिया के तौर पर भी इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर की, जो कि जी सेक्शन 2(4) में डिफ़ाइन किया जाता है। इसका मतलब होता है कि इस तरह का बंदा है जो कि ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते सेक्शन 15 के लिहाज से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। और कंपनी मीन्स द कंपनी डिफाइन इन द कंपनीज एक्ट 2017। सेक्शन 2 सब सेक्शन जो है वो 7 बताता है कि कंपनीज इस तरह की हैं कि जिनको कंपनीज़ के एक्ट 2017 में डिफ़ाइन किया गया है। डिडक्टिंग एजेंसी, ये इस तरह की एजेंसी है जिसको रेफ़र किया जाता है, बैंक भी हो सकता है, वो पोस्ट ऑफिस भी हो सकते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि 6 कॉलम ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में जिसको बताया गया है, और ये आपकी ज़कात डिडक्ट भी कर सकते हैं। आप देखें कि जैसे ही हमारे रमज़ान शुरू होता है तो उससे एक दिन पहले ही ज़कात डिडक्ट कर ली जाती है। और हमारे बैंक्स भी और पोस्ट ऑफिस इसलिए भी उन्होंने कहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के अंदर भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का कुछ सिस्टम होता है जिसके तहत जो है वो ज़कात काटी जाती है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में इसको डिफ़ाइन किया जाए है। नीचे है जी डिडक्शन डेट, किस तारीख को जो है वो कटौती की जाती है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 बताता है कि डिडक्शन डेट का मतलब ये है कि एसेट आपने जो मेंशन किया है पहले स्केड्यूल के अंदर, ये हमारे पास आगे लिस्ट प्रोवाइडेड होगी जिसमें हमारे तमाम एसेट हैं जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, उनकी डेट
और किस दिन ज़कात जो है वो डिडक्ट की जाएगी, किस सोर्स से डिडक्ट की जाएगी। आप देखिए कि हर साल जब हमारा रमज़ान स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो है हमारा ज़कात का एक निसाब मुतय्यन कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम देखें शरई तौर पे तो हमारे पास 7 तोले सोना और 52 तोले चांदी के हिसाब से ज़कात वाजिब हो जाती है, जिसके पास भी है। इसके अलावा माल की भी है, फिर अगर आपके पास कैश है तो उसकी भी लिमिटेशंस हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपकी डिडक्शन डेट जो होगी रमज़ान से पहले आपकी ज़कात डिडक्ट हो जाएगी, अगर आपके बैंक अकाउंट्स में उतनी अमाउंट अवेलेबल है तो। डिस्ट्रिक्ट कमेटी सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 जो है वो डिफाइड करता है कि जिसका मतलब है कि ये वो कमेटी है जो कि ज़कात एंड उशर कमेटी के अंदर जो है 1980 ऑर्डिनेंस के लिहाज से इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर जो है वो काम कर रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस की। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कि जी हमारे दीनी मदरसा होते हैं, एजुकेशनल वोकेशनल यानी कि फ़नी तरबियत देने वाले, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या कोई भी दूसरे इस तरह के इदारे हो सकते हैं कि जहाँ पे तालीम दी जाती हो। इंस्टीट्यूशन से मुराद ये है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी निसाब की। निसाब बेसिकली जो है वो सेक्शन 2 जो है उसमें डिफ़ाइन किया जाता है आगे सब सेक्शन में कि निसाब आप देखें कि जितने भी आपके शरई तौर के ऊपर आपके पास जितना सोना और ज़कात होनी चाहिए, सोना उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी, और चांदी की जो होनी चाहिए आप देखें कि ज़कात कंसिस्ट ओनली ऑफ गोल्ड 87.480 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी कि इतने पे लगता है। और अगर हम इसे तोले में कन्वर्ट करें तो 7 तोलों के ऊपर जो है वो ज़कात वाजिब हो जाती है, जबकि चांदी जो है वो 52 तोलों पे हो जाती है। तो इसी तरह से जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती हैं उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती है, उन पर उशर का नाफिज होता है। सिक्योरिटी इट मीन्स एनी स्टॉक, शेयर, स्क्रैप, डिबेंचर, बॉन्ड, प्री ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली नोन एज सिक्योरिटी। अगर आपने कोई सिक्योरिटी खरीद रखी है तो सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन डिफाइन करता है कि जी उसके ऊपर भी आपकी ज़कात वाजिब होती है। शेयर है जी, फिर आपने किसी कारोबार के अंदर हिस्सा डाला हुआ है, आपने शेयर कैपिटल है आपका, आपने फेडरल लॉ की कंपनी की है, कोई प्रोविंशियल लॉ के अंडर की हुई है, या आप कोई स्टॉक्स ओन कर रहे हैं तो स्टिल आपके ऊपर ज़कात जो है वो वाजिब हो जाती है। Now we have surrender value. It means the sum payable by an insurer and a cancellation of a life insurance policy or annuity according to the described terms and condition at any time before maturity benefit become available. Okay, आपने अगर कोई जो है आपने इंश्योरेंस खरीदी और आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस खरीदी थी और वो कोई 10, 15, 20 सालों की थी और आपने 2 साल बाद ही कहा कि मुझे इसको कैंसिल करानी है, तो उसकी कुछ पेमेंट्स आपको उनको देनी पड़ेगी और वो कटौती के बाद आपको बाकी पैसे मिलेंगे। तो आपने क्या किया, अपनी वैल्यू सरेंडर कर दी, आपने हाथ डाल दिए, हथियार डाल दिए कि भाई मैं लाइफ इंश्योरेंस को 20 सालों तक नहीं पे कर सकता, इसलिए मैं सरेंडर करता हूँ, तो वो कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है, फिर दैट इज़ द सरेंडर वैल्यू। नाउ वी हैव सर्वाइवल बेनिफिट्स। इसका मतलब ये होता है कि ये इस तरह के सर्वाइवल बेनिफिट्स होते हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कंडीशंस के अंदर आपको पे करना पड़ते हैं अपनी करेंसी पॉलिसी के हिसाब से, कि आपको ज़िंदगी की हिफाजत के लिए आपको स्पेसिफिक डेट के ऊपर जो है वो जितनी भी आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी पड़ती है। नाउ वी हैव वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब है जी आपकी एसेट और जितने भी आपकी ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस के तहत हैं उनका अंदाज़ा लगाना। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एसेट जो हैं वो ज़कात लगने के लिए वाजिब हैं और ज़कात पहले सारी लग जाएगी, यहाँ आप उशर उसके ऊपर लगेगा। तो इसकी डेट्स कैसी होंगी, तो फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, जो भी उस ज्यूरिसडिक्शन में होगा, वो उनकी एवेल्यूएशन करके बताएगा। जैसे आप ज़कात का एक निसाब मुतय्यन कर दिया जाता है हर साल। ना वी हैव ज़कात ईयर। ज़कात ईयर का मतलब है जी कि जो हमारे हिजरी का कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर जो है हमारा, उसके लिहाज से ज़कात हमारी चार्जेबल होगी। और जब हमारा पहला रमज़ानुल मुबारक आता है उस साल जो है वो स्टार्ट हो जाती है और शबानुल मुअज़्ज़म की लास्ट डेट तक वो ज़कात का ईयर कहलाता है। यानी कि जो ज़कात की कटौती आपकी पहले रमज़ान कर दी जाती है वो आपकी 29 या 30 शबान के अगले साल तक जो है वो पूरे साल तक चलेगी। ज़कात फ़ंड इट मीन्स अ फंड एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 7 ऑफ द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। यानी कि ये वो ज़कात फ़ंड है जो कि उस ऑर्डिनेंस के तहत कायम किया गया है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ बैंकों, मुख्तलिफ़ इदारों से इकट्ठी की जाने वाली ज़कात जो है वहाँ पे इकट्ठी की जाती है और फिर भलाई के लिए लगाई जाती है। नाउ वी हैव चैप्टर 2 चार्ज एंड कलेक्शन ऑफ ज़कात के चार्ज कैसे की जाती है, फिर इकट्ठी कैसे की जाती है। तो जी सेक्शन 3 जो है वो डिफ़ाइन करता है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस का
कि चार्ज एंड कलेक्शन ऑफ ज़कात आपने कैसे करनी है। प्रोविजन के लिहाज से अगर हम देखें तो ज़कात को चार्ज करना, हम नीचे दिए गए 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो ज़कात को चार्ज करते हैं। सबसे पहली बात ये कि ज़कात जो है वो आपकी इस्लामिक मंथ यानी कि पहले रमज़ान को चार्ज कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है। सेकेंडली ज़कात इज़ टू बी चार्ज कंपलसरी बेसिस इनको रिस्पेक्ट ऑफ एसिड, जो भी एसिड यानी कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है फर्स्ट कैजुअल के अंदर जो बताया गया है, जो साहिब निसाब हैं उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, तो वैल्यूएशन डेट के बाद उनको ज़कात ईयर में शामिल कर लिया जाएगा। ज़कात जो है वो 2.5% के हिसाब से जो है वो लगाई जाती है, फर्स्ट कैजुअल में भी यही बताया गया हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कोई शख्स जिसका इंतकाल हो गया वैल्यूएशन डेट से पहले, यानी कि उसके नसब का अंदाज़ा लगाना था कि वह साहिब निसाब शख्स है, क्या वो ज़कात देने के काबिल है, और वो उसका इंतकाल हो गया है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसके बाद ये बारी आती है डिडक्शंस की, कि डिडक्शन कैसे करनी है। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 बताते हैं कि जब हम ज़कात की कलेक्शन करते हैं कंपलसरी बेसिस के ऊपर, तो ज़कात जो है वो डिडक्टेबल होती है उसी सोर्स के ऊपर जहाँ से वो आ रही होती है। लाइक प्राइमरी सिक्योर्ड बाय दैट एसिड, कि आप अपने एसिड्स को जो है वो सिक्योर कर लें। सेकेंडली आप क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ एन एसिड विच ऑफ इज ज़कात इज़ डिडक्टेबल एट सोर्स। नॉर्मली आपके एसिड ज़्यादातर कैश में होते हैं, तो कैश में फ़ौरन से बैंक जो है वो कटौती कर लेते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द डिडक्टिंग एजेंसी हैविंग कस्टडी ऑफ द एसिड, ये बिल्कुल बैंक वाली बात आ गई कि जी बैंक जिम्मेदार है आपके कैश का, आपने तो अपना सारा पैसा बैंक में रखवाया हुआ है, तो फिर बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वह ज़कात की कटौती करे और इकट्ठी करके दे। एग्जाम्पशन फ्रॉम ज़कात डिडक्शन, ज़कात की जो है वो एग्जाम्पशन भी अवेलेबल है। वो किन लोगों के पास है जी, नॉन मुस्लिम्स के पास, के उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती है। तो अगर किसी का नॉन मुस्लिम का अकाउंट है और वो ज़कात पे नहीं करना चाहते हैं, उन पे वाजिब भी नहीं है, तो वो फिर आराम से एप्लीकेशन दे के ज़कात नहीं पे करेंगे। पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी नहीं है, जो कि डिक्लेयर कर देता है कि फ़ेथ एंड फ़िक़े की बुनियाद पे। और सेकेंडली फोर्थली अगर आप एक्सक्लूड करते हैं डेफिनेशन ऑफ साहिब निसाब से, आपके पास इतना माल ही नहीं है कि आप साहिब निसाब बन सकें, आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि अगर आपका वो एसिड जिसके ऊपर आपने ज़कात पे करनी है वो आपका जो है अथॉरिटीज़ की तरफ से सील कर दी गई हुई है, आपकी जायदाद पे सील कर दी है, कंपनी को सील कर दी है, तो आप पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर आपका एसिड जो है वो पर्सन जो था वो डिसीज़ हैं या वैल्यूएशन डेट से पहले उनका इंतकाल हो गया है, तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। या आपके जो है वो फॉरेन करेंसी है आपके पास, या आपने कोई एसिड इस तरह का एक्वायर्ड कर लिया है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो ये कुछ वो शराइत थी, कंडीशन थी कि ज़कात के हवाले से कि जिसके ऊपर ज़कात जो है वो नाफिज की जा सकती है। नाउ वी हैव नेक्स्ट चैप्टर 3 चार्ज एंड कलेक्शन ऑफ उशर। तो जी सबसे पहले उशर क्या होता है। उशर जो है वो इस्लामिक तरीक़ाकार है टैक्स इकट्ठा करने का, जो कि आपकी तैयार फसल जो कि ज़मीनी पानी से हो, ट्यूबवेल के पानी से हो, या जो है वो बारिश के पानी से हो, उसके ऊपर तकरीबन मिनिमम जो है वो 10% जो है वो कलेक्ट किया जाता है आपकी तैयार फसल पे। और ये इसकी मुख्तलिफ फिर रेंज है आगे कि अगर वो पानी कौन सा है, अगर आपको ट्यूबवेल का पानी, अगर आप खुद ट्यूबवेल बोर करके निकाल रहे हैं तो उस पर टैक्स का रेट फिर कम हो जाता है, और अगर आप जो है वो बारिशी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ है, लेकिन कम से कम 10% जो है वो उशर आपकी फ़सल की जितनी भी आप फसल इकट्ठी करते हैं उसकी अमाउंट के ऊपर इम्पोज होता है। तो आप देख लेते हैं जी ज़कात ऑर्डिनेंस जो है वो आपका 1980 के सेक्शन 5 जो है वो डील कर रहा है आपका, और वो बता देंगे जी उशर कैसे कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। तो पॉइंट ए में 1 के अंदर सबसे पहले बताया गया है कि जी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जो भी उस हदूद के, तो पॉइंट 1 के अंदर बताते हैं कि जी जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर जनरल होंगे या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उस हदूद के अंदर, वो आपको डिसाइड करेंगे। और सेकेंडली जी उशर जो है वो हर उस चीज़ के ऊपर चार्जेबल होगा जो कि जो इंसान साहिब निसाब हैं, और वो चाहे ज़मीन का ऑनर है या उसने ली हुई है, ठेके पे ली हुई है, एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट में जी उशर जो है वो जैसे ही फसल आपकी पैदा होगी उसके ऊपर कलेक्ट कर लिया जाएगा, और उशर जो है वो कैश के अंदर कलेक्ट किया जाता है। उशर जो है जहाँ पे होगा, या वो वीट या पैडी कहते हैं जी चावल की फसल को, जो कि अर्ली स्टेजेस पे होती है। तो उशर जो है वो ऑप्शन होता है कि प्रोविंशियल कौंसिल उसको किस तरह से किसी भी तरह से कलेक्ट कर सकती है। तो उशर इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल ऑफ ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो जी 1980 के उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये 5% जो है वो लिया जाता है।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी एग्जामेशन किन को मिली हुई है। कंपलसरी लिवी ऑफ उशर के जो उशर पे नहीं कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आप देखें तो इंडिविजुअली जो लैंड ओनर हैं, गारंटी हैं, लॉटी वगैरह हैं जो कि भी आगे ठेके से लेते हैं वो एग्जाम्प्ट होंगे अगर ही इज़ एलिजिबल अंडर शरिया टू रिसीव ज़कात, कि वो तो खुद ज़कात वाजिब करने के हकदार हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अमीर ही नहीं है, उन पे ज़कात वाजिब है तो फिर उनसे नहीं जो है वो ली जाएगी। या उनकी जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं वो 5 वसाक्स यानी कि 948 किलोग्राम से नीचे थी गंदम उनकी, तो या इतनी ही अमाउंट से थी तो फिर उनके ऊपर जो है वो उशर का इत्तलाक नहीं होता है। अब हम देखते हैं जी असेसमेंट कैसे करते हैं उशर की। तो सेक्शन 6 बताता है कि जी प्रोविंशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आपका, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के अंदर भी ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है जो कि सारे काम करता है। तो लैंड ओनर, गारंटी, लेसर होल्डर और लैंड होल्डर वगैरह से प्रेस्क्राइब मैनर में उनको बताएंगे कि जी आपका ये बनती है, अवैल्यूएशन करेंगे। और अगर जो है उन्होंने वो लीज़ पे ली हुई है, ठेके पे दी हुई है, आपको पता है कि नॉर्मली यहाँ पे ठेके पे ज़मीनें बहुत ज़्यादा जो है वो ठेका सिस्टम बहुत चलता है हमारे यहाँ पे, तो फिर क्या होगा उशर जो है वो इक्वलिटी के लिहाज से प्रोपोर्शन के हिसाब से पे किया जाएगा तहसीलदार को। एनएसएससी यानी कि जिसकी जो है वो असेस किया जा रहा है, जिसकी ज़मीन को देखा जा रहा है कि वो वाजिब है कि नहीं है उशर के लिए, अगर वो मुतमईन नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि उन्होंने उनकी ज़मीन पे ज़्यादा उशर लगा दिया है तो वो फिर क्या करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर असिस्टेंट कमिश्नर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को जो है वो असेसमेंट की एप्लीकेशन देंगे कि वो रीअसेस जो है वो दोबारा से किया जाए और 50% जो है वो उनकी लायबिलिटी बन जाएगी फिर। नेक्स्ट वी हैव जी असिस्टेंट कमिश्नर या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो हैं उस वक्त जो हैं वो या तो उनका मेंशन कर देंगे या एप्लीकेशन को, या अडल्ट मुस्लिम अगर हैं, अगर वो रिज़ाइड कर रहे हैं उस हदूद व क़यूद के अंदर तो फिर क्या होगा, या तो उनको अपोशन कर दिया जाएगा या सब सेक्शन 2 के अंदर जो है फिर आगे उनको फर्दर डिफाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सी अगर इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो विद इन 1 मंथ होगा और 1 मंथ काउंटेड उसी डेट से स्टार्ट हो जाता है जब एप्लीकेशन रिसीव की जाती है, तो एप्लीकेशन पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम देखें तो जो भी आपकी डिमांड होती है वो सब सेक्शन अंडर 1 और 4 के तहत जो है वो हल की जाती है और प्रोविंशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट लायबल होता है कि वो ज़कात फ़ंड में जो है वो अमाउंट अगर आई है तो वो डिपॉजिट कर दें। और अगर आपकी रिकवरी है उशर की किसी की, अगर कोई बंदा उशर उसका फ़ेल हो गया है, मतलब उसने उशर नहीं पे किया और फिर डिपार्टमेंट ने उसको रियलाइज़ किया है तो वो क्या करेंगे कि वो अपने तहसीलदार और मुख्तार कर से स्पेसिफिक अमाउंट्स और एरियर्स जो होते हैं जो आपके बकाया जात होते हैं जो उस लैंड रेवेन्यू के होंगे वो आप अपने डिपार्टमेंट में फिर वो जमा करवा देते हैं। तो जी ये थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ़ था आपके लिए ज़कात और उशर का कि पाकिस्तान के सेल्स टैक्स बल्कि टैक्स सिस्टम के अंदर जो है वो किस तरह से शामिल हैं, क्योंकि देखिए हम एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारे यहाँ पे उशर बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है और हमारे किसान इतने ऑनेस्ट हैं कि वो पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना उशर जो है वो पे करना पसंद करते हैं और इसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को होता है और ये फिर पैसे सर्कुलेशन में आके वेलफेयर के काम में भी इस्तेमाल में आते हैं। शुक्रिया।